नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज जो हम चर्चा करेंगे पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। और अभी तक के जो हम डिस्क्रिप्टिव जो वीडियोस में चर्चा किए हैं, भारतीय संसद के विषय में चर्चा कर लिए हैं, मौलिक अधिकारों के विषय में चर्चा कर लिए हैं, नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय में चर्चा कर लिए हैं, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ था उसकी चर्चा कर लिए हैं। तो इत्यादि सबके जो वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनमें से हम आज कुछ प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है और इन प्रश्नों के अलावा बहुत सारे जो संबंधित फैक्ट हैं उनको भी क्लियर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर रखा गया था? मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो भारतीय संविधान में जो शामिल किया गया था वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। और इसको 42वें संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया था। संविधान के भाग 4 का में कौन से भाग में रखा गया है? भाग 4 का अनुच्छेद जो है इसमें 51 का, जो अनुच्छेद है 51 का, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया है भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में। इसके अलावा ये जो मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है ये रूस के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था इसको मिनी संविधान भी बोला जाता है। इस तरह से बहुत सारे फैक्ट इसमें कवर हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख हमने देखा अभी 51 का में मिलता है। किस में मिलता है? 51 का में। और जो मूल मौलिक कर्तव्य जब शामिल किया गया था तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, वर्तमान में 11 है। ये 46वें संविधान संशोधन 2002 में अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। 1 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। तो अब जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या हो जाती है वो 11। यदि ये प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 11 हैं। और यदि मूल जब शामिल किया गया था 1976 में तो उस समय 10 रखे गए थे मौलिक कर्तव्य। इसको याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है। मौलिक अधिकार अलग है, मौलिक अधिकार 6 हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को भाग 4 में रखा गया है। भाग 4 का में किसको रखा गया है? मौलिक कर्तव्यों को। और भाग 4 में रखा गया है नीति निर्देशक सिद्धांतों को अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। अनुच्छेद 26 से 51 तक संविधान में किन बातों का उल्लेख किया गया है? तो अभी हमने चर्चा किया, अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक के सिद्धांतों का वर्णन है। और ये नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। किसके संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो पंचायतों का गठन जो मिलता है अनुच्छेद 40 में मिलता है। और ये नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच में जो 36 से 51 है उन्हीं में से जो अनुच्छेद 40 आता है उसमें से पंचायतों के गठन की व्याख्या की गई है कि ग्राम पंचायतें होनी चाहिए। ग्राम पंचायतें के गठन से संबंधित अनुच्छेद 40 में वर्णन मिलता है। राष्ट्रपति पद की अवधि कितने वर्षों की होती? तो राष्ट्रपति पद की जो अवधि होती है वो 5 वर्षों की होती है। हमारे जो पुराने वीडियोस हैं वो उनको देख लीजिएगा। इसमें सारे फैक्ट, जितने भी फैक्ट हैं वो सारे के सारे उसमें कवर किए गए हैं। और उस वीडियोस को एक बार देख लेंगे तो ये आसानी से क्वेश्चन को हल करने में आसानी होगी। ये पूरे के पूरे फैक्ट उसमें शामिल किए गए हैं। तो राष्ट्रपति पद की अवधि कितने वर्षों तक होती है? तो राष्ट्रपति पद का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रपति पद की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की ही न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। ये भी याद रखिएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको पता है कि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। और राष्ट्रपति को बहुत सारी नियुक्तियां, जो कार्यपालिक शक्तियों के अंतर्गत बहुत सारी नियुक्तियां की शक्तियां हैं, तो उसी में से भारत के जो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति किसकी किसकी नियुक्ति करते हैं? यूपीएससी के चेयरमैन और उनके सदस्यों की, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की नियुक्ति करते हैं, यूपीएससी के चेयरमैन की,
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिन्हें कैग बोला जाता है, एजीआई जिन्हें भारत का महान्यायवादी बोला जाता है। इसके अलावा राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और ये शक्तियां किस में निहित है? ये कार्यपालिक शक्तियों में निहित है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो कल भी हमने चर्चा किया था, राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसमें से उनके सदस्यों में से कोई सभापति नहीं होता बल्कि उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? तो आपातकाल का एक थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आपातकाल 3 टाइप के होते हैं, 352, 356 और 360। जो राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां हैं उनमें ये तीनों अनुच्छेदों का प्रयोग करके राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे जो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया गया है, लेकिन भारत में अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया। चूंकि वित्तीय आपातकाल का पूछा है तो वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक नहीं लगाया गया। 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन की बात कही गई है और 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी जब लगाया जाता है तो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है वित्तीय आपातकाल का, तो वित्तीय आपातकाल भारत में एक बार भी नहीं लगाया गया और जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो 3 बार लगाया गया है। अभी चलिए आगे चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 352 में किस आपात उपबंध का उल्लेख है? अभी हमने चर्चा किया कि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उपबंध है और ये 3 बार लगाया गया है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, 1971 में भारत पाक युद्ध के समय और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर 3 बार राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 352 का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय आपातकाल लगाया है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का आधार क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है उसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण भी को भी शामिल किया गया है और सशस्त्र विद्रोह, ये तीनों ही इसमें शामिल हैं। तो जो उद्घोषणा का आधार है ये तीनों हैं। और ये जो सशस्त्र विद्रोह है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको शामिल किया गया था। उससे पहले यहाँ पे आंतरिक अशांति के आधार पर था। चूंकि 75 में आंतरिक अशांति के आधार पर इमरजेंसी लगाई गई थी, फिर 1976 में संशोधन करके आंतरिक अशांति के आधार पर को हटाकर सशस्त्र विद्रोह को शामिल किया गया है। तो अब जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है वो युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इन तीनों के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल कौन लगाता है? तो वो राष्ट्रपति लगाते हैं। किस अनुच्छेद का पालन, किस अनुच्छेद के तहत? 352, अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए वो राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, वित्तीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ये पहले भी चर्चा कर चुके हैं। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360 में। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल और 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू किया गया है? ये चर्चा कर चुके हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लागू हुआ है, 1962, 1971 और 1975। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो ये राज्यसभा होती है जिसमें से उनके सदस्यों में से अध्यक्ष नहीं बनाया जाता। इनके पदेन अध्यक्ष होते हैं, वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पे जो पूछा गया कि अध्यक्ष उनका सदस्य नहीं होता, तो ये होती है राज्यसभा। और इनका अध्यक्ष यदि पूछा जाता है कि सभापति कौन होता है, तो उनके जो पदेन सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो 250 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 250। लेकिन वर्तमान में कितनी है? 245 है। इनमें से जो 12 सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। जो 12 सदस्य होते हैं राज्यसभा में, ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। विशेष ख्याति प्राप्त कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, पत्रकारिता इत्यादि क्षेत्रों में विशेष ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं, उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करते हैं? तो लोकसभा में 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत करते हैं। राज्यसभा में कितने? 12 और लोकसभा में 2। लेकिन लोकसभा में कौन होते हैं? आंग्ल भारतीय होते हैं, एंग्लो इंडियन। और जो राज्यसभा में होते हैं वो कला, शिक्षा इत्यादि क्षेत्रों में, कला, शिक्षा, पत्रकारिता के क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त होते हैं व्यक्ति। इस तरह से अगला देख लेते हैं, धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो ये धन विधेयक ऐसा है, वित्त विधेयक, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। बाकी कोई भी विधेयक होता है वो राज्यसभा, लोकसभा में किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और यदि संयुक्त अधिवेशन को बुलाना होता है तो उसका बुलाता कौन है संयुक्त अधिवेशन को? तो वो राष्ट्रपति बुलाते हैं। बुलाते राष्ट्रपति हैं और अध्यक्षता कौन करते हैं? वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है अध्यक्षता कौन करता है, तो वो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है, उसे राज्यपाल को नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति ही अपनी इच्छा अनुसार प्रसाद पर्यंत तक वो राज्यपाल रह सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि राज्यपाल का कोई भी कार्यकाल निर्धारित नहीं है। वो राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक अपने पद पर बने रहेंगे। राज्य की कार्यपालिक शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो ये निहित होती हैं राज्यपाल में। जैसे केंद्र की कार्यपालिक शक्तियाँ, संघ की कार्यपालिक शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं, वैसे राज्य की जो कार्यपालिक शक्तियाँ होती हैं वो राज्यपाल में निहित होती हैं। किसमें निहित होती हैं? राज्यपाल में। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सेम राज्यपाल। कार्यपालिक शक्तियों का उपयोग करते मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। वह विषय जो संविधान की किसी भी सूची में शामिल नहीं है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? तो हमारे जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है वो 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ या केंद्र, राज्य, समवर्ती। ये 3 सूचियों में शक्ति का बंटवारा किया गया है। संघ सूची के जो विषय होते हैं उनमें केंद्र सरकार बनाती है कानून, राज्य सूची के जो विषय होते हैं उसमें राज्य सरकार बनाती है, और समवर्ती सूची के जो विषय होते हैं इसमें दोनों कानून बना सकते हैं। जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इत्यादि क्षेत्र होते हैं जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। कुछ ऐसे विषय जो इन तीनों सूचियों में नहीं हैं और ऐसे कोई किसी विषय पर यदि कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो उसका अधिकार किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास होता है। तो वही पूछा गया है कि वह विषय जो संविधान की किसी भी सूची में नहीं है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तीनों सूचियों में नहीं है, और वो विषय उस विषय पर कानून बनाना है तो किसका अधिकार है? वो केंद्र सरकार का अधिकार है। और ऐसी शक्तियों को अवशिष्ट शक्तियाँ बोला जाता है। ऐसी शक्तियों को क्या बोला जाता है? अवशिष्ट शक्तियाँ। ये भी याद रखिएगा कि तीनों सूची में जो शामिल शक्तियां नहीं हैं उन्हें कौन सी शक्तियां बोला जाता है? तो अवशिष्ट शक्तियां बोला जाता है। विधानसभा की गणपूर्ति कोरम कुल संख्या का कितना हिस्सा है? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर ये 1/10 है। नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? महाधिवक्ता। कौन अधिकृत है? महाधिवक्ता। और केंद्र की बात करें तो कौन है? महान्यायवादी। नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, और महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। ये भी याद रखिएगा कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, और जो महान्यायवादी हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है राज्य सरकार के कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत अधिकारी कौन है? महाधिवक्ता। और ये राज्य सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। जो महाधिवक्ता होते हैं क्या होते हैं? राज्य सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होगी? जो अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी? तो राज्य विधानसभा में अधिकतम संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम 60। यदि अधिकतम की बात करें किसी भी राज्य विधानसभा में 500 अधिकतम संख्या, 500 से अधिक नहीं हो सकती और 60 से कम नहीं हो सकती। हालांकि न्यूनतम में कुछ अपवाद है, लेकिन जो रखी गई हैं तो अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60।
विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी न्यूनतम आयु आवश्यक है? तो विधानसभा के जो सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, इनकी जो आयु है 25 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य, इनकी आयु 30 वर्ष है, ये याद रखिएगा। लोकसभा और विधानसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे गए हों और फिर पूछे जाएंगे। और राज्यसभा और विधान परिषद जो उच्च सदन होते हैं दोनों के, वो उनकी आयु 30 वर्ष होती है। दोनों स्थायी सदन होते हैं। विधान परिषद का विघटन कितने वर्षों पर होता है? अभी हमने चर्चा किया कि राज्यसभा और विधान परिषद, राज्यसभा और विधान परिषद ये कभी भी विघटित नहीं होती, ये स्थायी सदन होता है। स्थायी सदन होता है। राज्य में क्या होती है? विधान परिषद, और केंद्र में क्या होती है? संघ में राज्यसभा। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है? तो वो जो वर्तमान में है वो 6 राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में। पहले 7 में थी, अभी जम्मू कश्मीर से विधान परिषद हटा दी गई है, तो अब 6 राज्य बचे हैं। 6 राज्य कौन से हैं? बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। एक बार और देख लीजिए, जो विधान परिषद है, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन 6 राज्यों में विधान परिषद लागू है। मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। मध्य प्रदेश एक सदनीय व्यवस्था है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के भाग 5 में, किसमें? भारतीय संविधान के भाग 5 में जो है सर्वोच्च न्यायालय के गठन की व्याख्या की गई है, और ये अनुच्छेद 124 से 143 में इनका वर्णन मिलता है। 124 से लेकर इनके 43 गठन, शक्तियाँ वगैरह जो संपूर्ण जानकारी मिलती है न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय के विषय में, तो वो 124 से 147 के 143 के बीच में, 43 124 से 143 के बीच में मिलती है। तो भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या मिलती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये अभी हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और जो राज्यों के जो उच्च न्यायालय होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मतलब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि उच्च न्यायालय में कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। इस तरह से आज के जो पॉलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो इन प्रश्नों को देख लीजिए, वीडियो पूरा देखिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, ताकि इन सब की जानकारी अन्य लोगों को मिल पाए। और अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिए, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से, 2-3 महीने का समय है, अपनी तैयारी को बहुत लगन के साथ और बहुत अच्छी मेहनत के साथ करके और अपने तैयारी को रिजल्ट में कन्वर्ट कीजिए। धन्यवाद।